हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आज यानी कि संडे को 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का जो बजट प्रस्तुत किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उसको देखने वाले हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बिकॉज बजट आप देखेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम बेसिक्स जान लें, बेसिक्स इन दी सेंस कि ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है बाई आर फाइनेंस मिनिस्टर, ये 9th कॉन्जिक्यूटिव बजट है। पहली बात, यानी कि लगातार 9वीं बार निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया है। ये करने वाली वो पहली देश की महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। और वैसे अगर देखें तो मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली बजट पेश किया है। तो अगला वाला जब बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमन जी, तो उनके रिकॉर्ड को मैच कर लेंगी, और उसके अगले बार भी अगर करती हैं तो उनके रिकॉर्ड को क्रॉस कर लेंगी। ऑलराइट, वैसे तो अभी सेकंड नंबर पे है कॉन्जिक्यूटिवली बजट प्रेजेंट करने के मामले में, सबसे ज़्यादा 9। ये जो इनकी आज स्पीच रही है वो 1 घंटे और 25 मिनट की रही है। ये खैर उतना एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं दैट इज़ ये चीज़ है कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ है इस बार कि संडे को बजट प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि संडे में बजट पेश किया गया हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, जो हम पॉलिटी वगैरह फिर इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, दैट इज़ बजट वर्ड एज सच कहीं पे मेंशन नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में मेंशन करता है। और वहाँ पे भले ये प्रेजेंट किया जाता है बजट बाई द फाइनेंस मिनिस्टर, बट बजट किया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल की वर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इस तरीके से लिखा हुआ। क्या प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड, शैल कॉज टू बी लेड मतलब उसके नाम से रखा जा रहा है, रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। उसमें होता क्या है, जो हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर है, जैसे ये वाला अगर बात करें 2026-27 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो इसमें गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रेसीट्स यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे वो कितने रहने वाले हैं वो यहाँ पे होता है। वो सबसे हम आखिर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के क्या नए अनाउंसमेंट हैं वो सारी चीज़ें हम पहले यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं पॉलिटी की, एंड दैट इज़ कि बजट की स्टेजेस क्या होती हैं। तो बजट की स्टेजेस होती हैं, उसको हम कैसे याद करते हैं? उसको याद करते हैं पीडीएस और वैफ, ठीक है, या फिर डैफ करके भी याद कर सकते हो। प्रेजेंट किया जाता है बजट को पहले, ठीक है, तो प्रेजेंट लोकसभा में ही किया जाता है इसको, ठीक है। देन डिस्कशन होता है, डिस्कशन दोनों हाउसेज में होता है। डिस्कशन के बाद स्क्रूटनी होती है बाय डिपार्टमेंटल जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं। आपको पता है टोटल 24 हमारी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, जिसमें कि 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से हैं, जिसमें 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। उसके बाद वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, देन अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, एंड देन फाइनेंस बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल अगर बात करें आर्टिकल नंबर 114 में, और फाइनेंस बिल की बात करेंगे 117 में। ये पास किए बिना, अप्रोप्रिएशन बिल पास किए बिना गवर्नमेंट यानी सरकार पैसा नहीं निकाल सकती है। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 266। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भारत सरकार का जितना भी टैक्स वगैरह का पैसा आता है वो सब यहीं पे आता है, और बिना इस बिल को पास किए सरकार पैसा नहीं निकाल सकती है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है और एक आपका कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है। इससे पैसा निकाला जा सकता है बिना कोई बिल या फिर बिना पार्लियामेंट के परमिशन के लिए, बिकॉज ये इनकी जो एग्जीक्यूटिव होती है अगर हम देखें, यानी कि जो सरकार होती है उसी के डिस्पोजल में होता है। ये किसके डिस्पोजल में होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये हम बोल सकते हैं पूरे पार्लियामेंट के डिस्पोजल में, ये सिर्फ सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल में। दिस इज अंडर द डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेचर एंड दिस अंडर द एग्जीक्यूटिव। इसका भी आर्टिकल 266 ही होता है, लेकिन क्लॉज 2 है। और इसका आर्टिकल जो कंटिजेंसी फंड है, आकस्मिक जिसको फंड बोलते हैं, जहां पर इमरजेंसी के टाइम पे पैसा निकाला जा सकता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 267। हैविंग रिवाइज दिस थिंग, ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए इस बजट के बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मीठी मीठी बातें लिखी हुई हैं, जिनसे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे तो एक बार देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ रेट है उसका टारगेट कितना रखा गया है? 7% का। एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट जो एक्टेंस हैं, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फिजिकल प्रूडेंस, फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, रिड्यूस्ड क्रिटिकल इम्पोर्ट डिपेंडेंस, जैसे कि भी हम देखेंगे
क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंस में एक रेयर अर्थ जो हमारे मेटल्स होते हैं या फिर मिनरल्स जिनको कि हम इंपोर्ट करते हैं मेनली फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना इज़ दी डोमिनेटिंग मार्केट व्हेन इट कम्स टू दी रेयर अर्थ मेटल्स, और जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, बिकॉज जो भी आप देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब में यूज़ होता है वो रेयर अर्थ मेटल्स। क्या होते हैं अभी आगे देखेंगे। और एनर्जी सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें फोकस में रहेंगी गवर्नमेंट की, और टारगेट है 7% का। ऑलराइट, एम वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपसे एग्जाम में सच नहीं पूछता है। ठीक है, ये भी आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। युवा शक्ति ड्रिवन जो बजट है, ठीक है, कि पहला कर्तव्य क्या है, 3 कर्तव्य यहाँ निर्धारित किए गए हैं। पहला कर्तव्य टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, एंड तीसरा है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। अगेन ये सारी चीज़ें एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो उतना डायरेक्टली नहीं पूछता है। क्या पूछेगा आपसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, तो गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुवर्ड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवर 350 रिफॉर्म्स हैव बीन रोल्ड आउट इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन। अगेन जीएसटी की जो स्लैब्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, बिकॉज दिवाली से पहले सब कुछ हो चुका था, खुद तो कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि जीएसटी में सच कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी आपको नहीं पढ़ना है, सब मीठी मीठी बातें हैं। ये है मेन मुद्दा काम की बात, एंड दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स। सबसे पहले तो ये देखिए, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है 2.0, 1.0 कब लॉन्च हुआ था, 2021 में लॉन्च हुआ था। उसका ये 2.0 है, जैसे अपने बैच आते हैं 1.0 2.0, जैसे भी 4.0 चल रहा था वैसे ही 2.0 है। और इसके लिए 40,000 करोड़ का आउटले, ये नंबर याद रखना है आपको। ठीक है, एक तो पहली बात तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन मतलब सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, और पहला वाला कब लॉन्च किया गया था, 2021 में, और ये 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट साइड किया गया है। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसका भी यूज़ जैसे एलईडीज़ वगैरह में बहुत किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपका सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, गैलियम आता है, आर्सेनिक आता है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, किस ब्लॉक में देखने को मिलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, देन आते हैं बायोफार्मा जो शक्ति है। अब ये क्या है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक्स वगैरह हो गए, ये सब काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बायोफार्मा शक्ति, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम एलोकेट करेंगे इसके तहत। कब तक, अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, और 3 नए इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए जाएंगे। वो कहाँ पे किए जाएंगे उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, और इसके लिए भी स्कीम है। एक्चुअल में जो हमारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसके लिए एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। आपको पता है रेयर अर्थ कॉरिडोर, वो कहाँ कहाँ पे बनेगा, तमिलनाडु, मतलब किसको कनेक्ट करेगा, तो सबसे पहले ये केरल तमिलनाडु को। ठीक है, देन आपको पता है तमिलनाडु के ऊपर कौन सा स्टेट है, आंध्रा, आंध्रा के ऊपर कौन सा, उड़ीसा। तो इस तरीके से याद रखना है एल। ठीक है, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु और केरल, इस तरीके से ध्यान रखना। ये रेयर अर्थ जो हमारा कॉरिडोर है वो इन 4 स्टेट से पास होगा। ऑलराइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टोटल कितने रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं हमारे, 17 होते हैं, ध्यान रखना है 17, जिसमें कि 15 जो हमारे लैंथेनाइट्स होते हैं जो कि एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। आपको पता है लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स दे आर फ्रॉम द एफ ब्लॉक, तो उसमें जो पूरे लैंथेनाइट्स है 15, एक्टिनाइट्स भी होते हैं 15, तो 15 लैंथेनाइट्स और 2 ये आपके, एक तो ये टेरियम है, ठीक है, ये टेरियम और एक स्कैंडियम, ये टोटल मिला के 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जिसमें कि चाइना इज़ द डोमिनेटिंग कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर वगैरह ये सब किया जाएगा। ओके, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स एनहेंसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, केमिकल पार्क्स ओपन किए जाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बाकी एक स्कीम है टू रिवाइव 200 लेगेसी जो हमारी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है उसके लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, और रेयर अर्थ वाला जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म दिए गए हैं कुछ बूस्ट करने के लिए, क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और वैसे तो ध्यान रखिएगा, तो जो भी हमारे यहाँ पे आई थिंक लिखा होगा, चलो मैं पहले बता ही देता हूँ आपको यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि जो हमारे 17 क्रिटिकल ड्रग्स रहने वाले हैं, ठीक है, उनसे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और जो TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स फॉर द मेडिकल रेमिटेंस, रेमिटेंस जो बाहर से पैसा आ रहा है भारत में, ठीक है, उसमें टैक्स जो है वो 5% से 2% कम कर दिया गया। ध्यान रखना, TCS क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बाकी तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेजिडेंट्स प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो NRIs हैं, ठीक है, जो भारत में नहीं रह रहे हैं, भारत के सिटीजन बाहर हैं,
5 साल के लिए, ठीक है, एग्जेम्पशन मिलेगा अगर वो कैपिटल गुड दे रहे हैं। कैपिटल गुड्स जैसे कि कैपिटल गुड हो गए, कैपिटल गुड आपको पता है क्या होते हैं, जिनको यूज़ करके, अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि जिनका यूज़ करके हम कुछ और गुड्स का उत्पादन करते हैं, बट दे आर नॉट कंज्यूम्ड in that process, so that is why we term these capital goods as final goods and not the intermediate goods, है ना। equipment or tooling or to any tool manufacturer in a bonded zone, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गुड्स में जो वेयर एंड टीयर होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर टू नॉन रेजिडेंट्स फॉर कॉम्पोनेंट वेयर हाउसिंग इन बॉन्डेड वेयर हाउस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो टू ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafood products for export फ्रॉम द करंट 1% से जो 3% का एक तरीके से लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो पहले ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स के लिए जो लिमिट रहती थी उसको करंट 1% से 3% ऑफ FOB वैल्यू। FOB वैल्यू मतलब फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। तो जब कार्गो में बोर्डिंग करी जाती है उस टाइम, मतलब अभी शिप निकला नहीं है, कार्गो निकला नहीं है, उस टाइम की जो वैल्यू होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। खैर उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना ये बढ़ा के 1 से 3% कर दिया गया है। राइट, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 6 months to 1 year के लिए टाइम बढ़ा दिया गया, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए। तो 17 क्रिटिकल ड्रग्स के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है एंड जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है वो 5% से घटा के 2% कर दिया गया है। ऑलराइट, देन थ्री pronged approach to help MSMEs grow as champions। तो चैम्पियंस की तरह ग्रो करने के लिए MSMEs को यहाँ पे 3 prongs क्या सपोर्ट दिया गया है, या फिर 3 pronged अप्रोच क्या है? इक्विटी सपोर्ट डेडिकेटेड टू 10,000 करोड़ जो SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड, तो 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा उनको, ठीक है, या फिर उनके लिए सेट असाइड किया गया है। टॉप अप दी सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड विद ₹2,000 करोड़, ठीक है, उसका टॉपअप मिला है काइंड ऑफ 2,000 करोड़ का। प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा थ्रू ट्रेड्स। व्हाट इज ट्रेड्स? इट इज़ अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। अब उसके हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, खैर ओके। टैक्स प्रपोजल क्या? रिमूवल ऑफ द करंट वैल्यू कैप ऑफ ₹10 लाख पर कंसाइनमेंट ऑन कोरियर एक्सपोर्ट्स, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली वो ये है, इसको ऑरेंज कलर में रखना चाहिए था ना इनको, खैर कोई नहीं। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? जो AVGC क्या होता है? AVGC इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आजकल कंटेंट क्रिएटर्स का ना कंटेंट बूम है, तो इसके लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी 15,000 जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 500 कॉलेजेस में। इसके लिए ध्यान रखना 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने का इसका देने का ऐलान किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस AVGC। जो हमारे टैलेंट है, AVGC टैलेंट को डेवलप करने के लिए 250 करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। और इसमें वही है कि उनको सिखाया जाएगा, और गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 2 मिलियन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यानी 20 लाख कंटेंट क्रिएटर्स को इसके तहत ट्रेन एंड उसी हिसाब से स्किल किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी ये पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको ऑरेंज से कोई लेना देना नहीं है। AVGC एनिमल, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक से लेना देना है इसका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये करेगा कौन? तो इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव जो आपका टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसको, जो कि मुंबई बेस्ड है, इसको बोला गया ये काम करने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। ऑलराइट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अब देख लेते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है उतना, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, तो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म के लिए 5 हब बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, इनको सेटअप किया जाएगा। अपग्रेडिंग आयुष जो फार्मेसीज हैं एंड ड्रग टेस्टिंग लैब फॉर हायर स्टैंडर्ड्स, तो ध्यान रखना 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेद को बनाया जाएगा। सेटिंग अप ऑफ अ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन थ्रू द चैलेंज रूट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया जाएगा इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। खेलो इंडिया मिशन के बारे में थोड़ा सा आप खुद से पढ़ सकते हैं, वैसा ऐसा यहाँ पे बजट में कुछ खास है नहीं जो यहाँ पे हम देखें, ओके। अ गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन, स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो स्टेम इंस्टीट्यूशंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, ओके। और तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो बुद्धिस्ट सर्किट्स को डेवलप किया जाएगा। और कौन कौन से इसमें स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के इन्वॉल्व हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक तो अपना अरुणाचल है, ठीक है,
सिक्किम है, असम है, और त्रिपुरा है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। तो ये छः स्टेट्स ध्यान रखना, इनको बुद्धिस्ट सर्किट्स के तहत कवर किया जाएगा। और ये फैक्ट ध्यान रखना, इंडिया पहला एवर जो ग्लोबल बिग कैट समिट है ना, आपको पता है बिग कैट जो अलायंस है वो 7 बिग कैट्स जो है हमारी, जैसे लेपर्ड, टाइगर, इन सबको, प्यूमा हो गए, इन सबको, जगुआर, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंडिया ने लॉन्च किया था ग्लोबल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने मिलेगा, न्यू दिल्ली में। तो उसका पहला जो समिट है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। ओके, एंड देयर इज़ अ पायलट स्कीम फॉर अपस्किलिंग 10,000 गाइड्स इन 20 जो आइकॉनिक टूरिस्ट साइट है, वहाँ पे आपको पता है गाइड्स होते हैं, तो उनमें से 10,000 गाइड्स को गाइड किया जाएगा उनको। ठीक है, बाकी टैक्स रिफॉर्म में आप देख सकते हो, टैक्स रिफॉर्म हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी तो आपको ये पता होगा कि जो शेयर मार्केट है ना, जो शेयर मार्केट आज वैसे तो संडे को ओपन नहीं रहता, लेकिन आज बजट की वजह से ओपन था, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और उसका जो मेन रीज़न था दैट वाज STT, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 0.02% से 0.05% कर दिया है। इट मे लुक अगर मैं बोलूँ कि STT जो है गवर्नमेंट ने 0.03% बढ़ा दिया है, ठीक है, तो ऐसा लगे बस 0.03% से इतना शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। आप देखो ना, डबल से भी ज़्यादा है सर, ये डबल से भी ज़्यादा है, लगभग 2.5 गुना ही है। ठीक है, तो बहुत होता है। जो FNO जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, उनके लिए काम किया गया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो रिस्की गेम खेलते हैं, काइंड ऑफ स्पेकुलेशन वाला गेम, उनको थोड़ा सा क्या किया जा सके, डिमोरलाइज किया जा सके। ठीक है, तो उस वजह से शेयर मार्केट गिरा था, मेन जो रीज़न वही था। ठीक है, क्योंकि टैक्स को लेके इतने ज़्यादा कोई छूट भी और फिर इतना ऐसा ज़्यादा कोई ज़्यादा टैक्स तो ऐसा कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो टैक्स पर्सपेक्टिव से इसको हम अभी नहीं देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे वही देखो लिखा हुआ है, रेजिंग द STT ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फ्रॉम 0.02% to 0.05%, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं देख सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोकोनट प्रमोशन स्कीम टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहेंस प्रोडक्टिविटी, इंडियन कैशिव एंड कोकोआ प्रोग्राम्स। तो ध्यान रखना, कैशिव यानी कि काजू और कोकोआ, इसको गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है, कैशिव यानी काजू को और कोकोआ को। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए ना आपको। ठीक है, इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर्स। ठीक है, तो 500 रिजर्वायर्स को जो है क्या होगा, इनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा, बस ध्यान रखना है, नंबर इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। ठीक है, और तो सैंडलवुड के लिए भी है, फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए सैंडलवुड, कोकोनट और कोकोआ, इन तीनों को थोड़ा सा ज़्यादा मान्यता दी गई है। ठीक है, सैंडलवुड आपको पता होना चाहिए, जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं ये, और ठीक है, सैंडलवुड। ओके, और रोज़वुड कहाँ पे देखने को मिलता है, क्यों रोज़वुड किस तरह के फॉरेस्ट में देखने मिलता है, तो ध्यान रहेगा आपको, कैशिव, कोकोआ और सैंडलवुड, ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। और वैसे जो मत्स्य पालन है यानी कि जो फिशरीज़ है, उसके लिए भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा 500 रिजर्वायर्स का और अमृत सरोवर्स का, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, किसके लिए, फिशरीज़ के लिए, मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, विच इज़ एसोसिएटेड विद ब्लू रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटिंग एग्रीस्टैक पोर्टल एंड द ICR पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा एग्रीस्टैक पोर्टल्स और ICR पैकेज को। ऑलराइट, अब आते हैं मेन चीज़ पे, धीरे धीरे हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड दैट इज़ जैसे कि लॉन्च अ कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम। ठीक है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च करी जाएगी टू इंक्रीज शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग फ्रॉम 6% to 12% बाई 2047। जब हमने टारगेट रख रखा है विकसित भारत का, तो उसके लिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया जाएगा कोस्टल शिपिंग को बढ़ाने के लिए, फ्रॉम 6% to 12%। ओके, ₹2 लाख करोड़ सपोर्ट टू स्टेट अंडर। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और ऑपरेशनलाइजिंग 20 न्यू नेशनल वाटरवेज। ठीक है, 20 नए नेशनल वाटरवेज को क्या किया जाएगा, ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। एंड बस अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ। ठीक है, बस मेन चीज़ ये नहीं आ पा रही, बाकी सारी चीज़ें बीच बीच में आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, इन 2 पॉइंट्स पे। 2 नई स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, प्रोवाइडिंग डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू डिसेबिलिटी ग्रुप्स, सो दैट उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड दिव्यांग सहारा योजना, टाइमली एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेज जो होती हैं, जैसे लिम्स वगैरह हो गए, उनके लिए एक्सेस होता रहे हाई क्वालिटी जो डिवाइसेज होते हैं उनके। तो दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए 2 स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च हुई हैं।
स्ट्रेंथन पीएम जो दिव्यांश केंद्र हैं एज मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर्स के तौर पे इनको किया जाएगा। एंड सेटिंग अप ऑफ अ निमहांस 2 एंड अपग्रेडिंग द नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स इन रांची एंड तेजपुर। ठीक है, तो ये निमहांस 2 स्टैब्लिश किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को। कहाँ पे? जो रांची में है और तो तेजपुर में। तेजपुर कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पे सेटअप किया जाएगा स्पेसिफिकली ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नॉर्थ इंडिया में किया जाएगा, क्योंकि अभी जो करंट में निमहांस है दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड जो न्यूरो साइंसेज होती हैं, ठीक है, तो वही है आपका निमहांस। तो निमहांस अभी करंट में आपका कहाँ पे है? बैंगलोर में है, कर्नाटक में। तो जो अगला वाला होगा सेकंड नंबर वाला नॉर्थ इंडिया में होगा। स्पेसिफिकली कहाँ पे किस स्टेट में ये कहीं पर मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ के लिए ही है, ऑलराइट। बाकी मेंटल हेल्थ की नो वी हैव अ सेपरेट चैनल, सफ़र परमार ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ऑलराइट। ये देखो मैंने आपको TCS वाला पहले ही बता दिया था, 5% से 2% हो गया है, ओके। बाकी तो और आपको ज़्यादा पढ़ने को तो आप देख सकते हो, अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला चीज़ भी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। जो 17 ड्रग्स हैं वहाँ से आपका ये जो एक्साइज ड्यूटी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ओके। एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम मिनिमम जो अल्टरनेट टैक्स होता है टू ऑल नॉन रेजिडेंट हु पे टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो टैक्स भरते हैं उनके लिए एग्जेम्पशन मिलेगा। कहाँ पर? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब ये होता है जहाँ पे एक्चुअल में जो IT एक्ट है अपना 1961 वाला, उसमें है कि भाई टैक्स अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जो आपका टर्नओवर होता है, ठीक है, टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज करके आप भर दो टैक्स, रादर दैन कि आप फिर आपको टैक्स ऑडिट और ये सब नहीं करना पड़ेगा, और प्रॉफिट में आपको टैक्स नहीं भरना, टर्नओवर पे आपको टैक्स भरना है, ठीक है। तो उसके लिए होता है प्रिजम्पटिव टैक्स। खैर उतना में डीप में नहीं जाना है। एंड अब आते हैं जो मेन चीज़ है मुद्दे की बात उस पर। ऐसा क्या मुद्दे की बात नहीं चल रही थी? मुद्दे की बात थी, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता है 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था 31 दिसंबर 2023 को, और वैसे अब इसका जो 5 ईयर टर्म है, ठीक है, वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हेड कौन है 16th फाइनेंस कमीशन के? अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, ठीक है। तो इनका जो टर्म रहने वाला है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक रहने वाला है, ठीक है। तो गवर्नमेंट 16th फाइनेंस कमीशन, आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 में तो आता है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस आर्टिकल 281 में आती हैं, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन होता है 1+4 यानी चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स, ओके। द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन टू रिटेन द वर्टिकल शेयर ऑफ जो डेवोल्यूशन होता है 41% का वो रहेगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ₹1.4 लाख करोड़ टू द स्टेट्स फॉर द फिस्कल ईयर 27 एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स। तो फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट का रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है, तो उसका प्रोविजन है 1.4 लाख करोड़ ग्रांट टू द स्टेट्स, ओके। ग्रांट एक तरीके का लोन नहीं होता है, मतलब इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं भरना होता है, ओके। फिस्कल कंसोलिडेशन ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है डेट टू GDP रेशियो का, एंड दैट इज 50 ± 1% बाई 2030। 2030 तक 50 ± 1 यानी 49 to 51 तक का डेट टू GDP रेशियो रखना है। घाटा और देश का GDP अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे हैं ना, द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, दैट इज GDP। और कमेंट में बताइए GDP का जो बेस ईयर है वो रिवाइज होकर अब क्या हो चुका है। तो डेट टू GDP का रेशियो को 50 ± 1 तक रखना है। दिस इज एस्टिमेटेड टू 55.6% ऑफ GDP इन दिस 2026 to 27 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें, ओके। तो 55.6 है अभी, ठीक है, कंपेयर टू 56.1 पहले था, घट चुका है, और घटा के कहाँ तक लाना है? 50 ± 1 तक, ओके। 2025-26 में द फिस्कल डेफिसिट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट पार विद 25-26 एट 4.4% ऑफ GDP। अच्छा, यहाँ पे जो RE और BE लिखा है ये आपका रिवाइज एस्टिमेट है और ये बजट एस्टिमेट है, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। तो 2025-26 का 4.4 डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आई होप सबको पता होगा, नहीं पता होगा बिकॉज काफ़ी लोगों को हो सकता है जो अभी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, अभी तक हम यहाँ नहीं पहुँचे। आई थिंक 1-2 क्लास बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम फिस्कल डेफिसिट भी सीख रहे होंगे। क्या होता है अभी के लिए मैं बता देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होती हैं, सिंपल, गवर्नमेंट जितना पैसा बोरो करती है वही होता है फिस्कल डेफिसिट। ये 4.4% GDP का रहने वाला है, ठीक है, 4.4%। और जो अगले साल का प्रोजेक्शन है वो 4.3% पे लेके आना है GDP का। GDP का भी 4.4% है, घटा के 4.3% करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिस्कल डेफिसिट यहाँ लिखा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट ये आप देख सकते हैं, दिस 4.3, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो कलर है ये 2026-27 का जो आपका
बजट एस्टिमेट है उसका दिखा रहा है। तो 4.3% फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की बोरोइंग दिखाता है। फिजिकल डेफिसिट अगर हम एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें तो ये होता है आपका, जिन लोगों को पता है तो समझ में आ जाएगा तुरंत, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को नहीं रखना होता है। तो गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के रिसीट्स कम होती है, इनकम कम होती है, तो जितना भी गवर्नमेंट को माइनस में रहता है वो गवर्नमेंट बोरो कर लेती है और वही फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो बजट में गवर्नमेंट घाटे में रहती है उसको हम बोलते हैं क्या, डेफिसिट बजट। और जो गवर्नमेंट ज़्यादा रिसीट लेती है यानी कि इनकम ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सरप्लस बजट, ठीक है। तो इंडिया का बजट कैसा रहता है, डेफिसिट ही रहता है हमेशा, ठीक है। और बैलेंस्ड इसको बोलते हैं जहाँ पे रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाए, उसको बैलेंस्ड बोलते हैं, ठीक है। तो सर बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट में क्या होता है, उसमें बोरोइंग को भी इंक्लूड कर देते हैं तो फिर वो जीरो निकल के आ जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग करी है, ठीक है। तो इसमें से बोरोइंग हमें हटा देनी होती है, उसको रेसीट यानी इनकम के तौर पे नहीं लेना होता है। अलग अलग लिखने के तरीके हैं, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट क्या होता है, जैसे कि वैसे अगेन जो 4.0 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उतना आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन जो पहले पढ़ चुके उन्हें आएगा आसानी से। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट में आता है जैसे कि आपका गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा, विनिवेश, गवर्नमेंट ने अपनी कहीं पे शेयर होल्डिंग बेच दी वो, या फिर गवर्नमेंट ने कहीं पे लोन दिया था पहले तो वो लोन रिकवर किया है, ये होते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, सिंपल, ठीक है। चलो ये ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट होता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सीजीएल मेंस में सवाल भी बना था। फिजिकल डेफिसिट में हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में वो ग्रांट को हटा दो जो कि जिसका यूज़ करके एसेट का क्रिएशन किया गया है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट से उस ग्रांट को हटा दो, ठीक है, बिकॉज जो ग्रांट होता है वो रेवेन्यू वाले कंपोनेंट में ही आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो उस ग्रांट को हटा दो जिससे कि एसेट्स का क्रिएशन किया गया है, दैट गिव्स अस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ऑलराइट। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स 100 रुपीज़, ऑलराइट, 100 रुपये अर्न करती है, तो उसमें से गवर्नमेंट को 24 रुपये सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी से आता है, यानी कि गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है वो उधार है, ठीक है, जैसे आपका है, ठीक है। फिर सेकंड है आपका इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है। अगेन टैक्स वैक्स सब उसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आई थिंक जब मनी एंड बैंकिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। देन कॉर्पोरेशन टैक्स जो बिजनेसेस को भरना होता है 18%। देन जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 15%। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं, जो टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू आता है, टैक्स के अलावा रेवेन्यू क्या आता है, गवर्नमेंट ने लोन दिया तो उसका ब्याज वगैरह, ठीक है, एक सेकेंड, राइट। तो गवर्नमेंट ने जो लोन वगैरह दिया तो उसका जो इंटरेस्ट वगैरह, जो ब्याज वगैरह है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना है। या फिर गवर्नमेंट कहीं पे डिविडेंड कमा रही है, यानी काइंड ऑफ सैलरी होती है ना वो गवर्नमेंट का मान लो कि कोई पीएसयू है पब्लिक, उसमें जो काइंड ऑफ प्रॉफिट हो रहा है वो इसी में आता है आपका रेवेन्यू वाले कंपोनेंट में, रेवेन्यू रेसीट का पार्ट होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। नॉन डेट कैपिटल रेसीट 2%, मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है नॉन डेट कैपिटल रेसीट। 4% कस्टम्स और 6% एक्साइज ड्यूटी, सबसे बड़ा सोर्स बोरोइंग है। उसके बाद इनकम टैक्स और देन कॉर्पोरेशन टैक्स, दोनों ही डायरेक्ट टैक्स के प्रकार होते हैं, ये बिजनेसेस को भरना होता है, इंडिविजुअल को भरना होता है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगेन इकोनॉमिक्स अभी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें डिटेल में देखेंगे। रुपी गोज टू, अगर मान लो कि 100 रुपये गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा 22 रुपये कहाँ पे दे रही है, राज्यों को दे रही है, उसका जो हक है वो दे रही है। उसके बाद जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, वो स्कीम जहाँ पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है, उसमें 17 रुपये जा रहे हैं। उससे ज़्यादा यानी इससे भी ज़्यादा यहाँ पे जा रहा है ब्याज भरने में, क्योंकि बोरोइंग अगर इतनी ज़्यादा है तो ब्याज भी तो ज़्यादा होगा, तो सबसे बड़ा शेयर तो स्टेट का चला जाता है, उसके बाद ब्याज में चला जाता है, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी वो स्कीम जहाँ पे सेंटर तो देती है फंडिंग लेकिन स्टेट की तरफ से भी फंडिंग रहती है। देन उसके बाद अगर बात करेंगे डिफेंस में 11% है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 7%, अदर एक्सपेंडिचर 7%, ठीक है, एंड मेजर सब्सिडीज 6%, और सिविल पेंशन आपकी 2% में जाता है, ओके। यहाँ पे ये एस्टिमेशन लिखे हुए हैं लाख करोड़ में कि भाई कैपिटल रेसीट 18.1 लाख करोड़, कैपिटल रेसीट में क्या आता है,
अगेन दो तरीके की होती हैं, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग। लोन आ गया आपका, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया आपका, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैपिटल रिसीट बात करें ना, ठीक है, तो लोन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर लोन की रिकवरी हो गई, लोन की रिकवरी कर ली है, तो ये सब कैपिटल रिसीट में आते हैं। रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है, तो दो तरीके का होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये क्या है नॉन टैक्स में, तो नॉन टैक्स में आता है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंटरेस्ट, ब्याज कहीं से आ रहा है, डिविडेंड हो गए गवर्नमेंट के, वो सारा पैसा रेवेन्यू रिसीट में आता है, जो 35.3 लाख करोड़ गवर्नमेंट का है, रहने वाला है इस मतलब ये रहने वाला है, एस्टिमेट रहेगा नहीं रहेगा वो नहीं पता है, ये इतना रहेगा, एस्टिमेशन है, नहीं गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा रहने वाले हैं। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में 17.1 ये रहेगा, 17.1 लाख करोड़ 2026-27 में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 41.3 लाख करोड़। अच्छा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, वो डेवलपमेंटल नेचर का होता है, तो जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, इससे क्या होता है, एसेट क्रिएशन होता है, या लाइबिलिटी गवर्नमेंट की कम होती है। एसेट क्रिएशन जैसे कि मान लो कोई रोड, स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग, PSU ये सब बिल्ड कर रही है, एसेट क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी कैसे कम हो रही है, लोन का रीपेमेंट हो रहा है, लोन कभी लिया था उसको चुकता कर दिया, या फिर लोन किसी को दिया है वो लोन, इससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, इससे लायबिलिटी कम हो रही है, इससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, जो हम रोड और ये सब बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एसेट क्रिएशन होता है, लायबिलिटी कम होती है। और इसमें क्या होता है, रेसीट में, इसमें या तो हमारी एसेट जाती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, या लायबिलिटी बनती है, लोन ले लिया। रेवेन्यू वाले कॉम्पोनेंट में ना तो एसेट क्रिएशन होता है ना लायबिलिटी का कुछ होता है, ठीक है। 41.3 ये दिखा रहा है कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनफैक्ट हमारे ये ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म कैसे, रोड, स्कूल, लेकिन इस पर तो वोट पड़ता ही नहीं है। वोट तो पड़ता है जो ऐसे मेरे से रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, है ना, ये बहना योजना, वो बहना योजना, ये सब पैसा यहीं से निकलता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। जैसे जैसे गवर्नमेंट ये ज़्यादा फोकस करती है इसमें, तो वही है ना कि आपको चीज़ें, डेवलपमेंटल चीज़ें बिल्ड करने पड़ेगी। अब मतलब स्कूल बिल्ड कर रहे हो, कौन देता है स्कूल के नाम पर वोट, की स्कूल बिल्ड कर दिया उन्होंने, कॉलेज भाई, ठीक है, सिंपल सा आपको पता है। तो इसीलिए इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मेजर आइटम सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में होता है, 5,98,000 करोड़, देन डिफेंस में, देन रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, टॉप 4 याद रखिएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बजट में आज के या फिर इस साल के, ठीक है, वो हमने कर लिए हैं। एंड थैंक यू। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन ज्वाइन इट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ आपके सुझाव हैं, कुछ कमेंट करना है आपको, मतलब कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।